नमस्कार। आज हम थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आज? प्राचीन भारत के गांव और घरों की दुनिया में। हाँ। हमारे पास एक लेख है जो उस समय की बस्तियों पर, समाज पर, उनकी वास्तुकला पर कुछ रोशनी डालता है। अच्छा, दिलचस्प। तो आज कोशिश ये है कि इस लेख के जरिए ना उन पहलुओं को समझें जो शायद पहली नजर में साफ न दिखें। बिल्कुल, मतलब सतह के नीचे क्या था? हाँ, कि हजारों साल पहले लोगों का जीवन असल में था कैसा, उनकी सोच क्या थी, और क्या आज भी हम उनके रहन सहन से कुछ सीख सकते हैं। प्रासंगिकता की बात जरूरी है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा खींचती है वो ये विचार है कि गांव बड़े आत्मनिर्भर थे और जीवन बहुत सरल था। हाँ, ये शब्द सरल और आत्मनिर्भर अक्सर साथ आते हैं जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सरलता कोई मजबूरी थी या उन्होंने चुनी थी। खैर, यहीं से शुरू करते हैं। लेख की एक जो बुनियादी बात है वो ये कि प्राचीन भारत की सभ्यता मुख्य रूप से गांवों पर ही टिकी थी। सही। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये तो समाज और संस्कृति के केंद्र थे। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये गांव इतने केंद्रीय क्यों थे। लेख इशारा करता है, और ये काफी हद तक स्थापित भी है, कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। कृषि, पशुपालन और स्थानीय दस्तकारी, है ना? हाँ, मतलब सब कुछ लोकल। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि लोगों का जीवन सीधा जमीन से, अपने आसपास के संसाधनों से जुड़ा था, और यहीं से वो आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस का सिद्धांत निकलता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपको अपनी जरूरत की लगभग हर चीज, अनाज, कपड़े, औजार, यहाँ तक कि बर्तन, या तो खुद उगाना या बनाना है, या फिर अपने ही गांव के किसी कारीगर से लेना है। बाहर की दुनिया पर निर्भरता बहुत ही कम, न के बराबर। तो ये सिर्फ कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, ये एक पूरी जीवन शैली थी, एक माइंडसेट था। ये आत्मनिर्भरता का विचार ना आज के दौर में बड़ा आकर्षक लगता है। हम तो पूरी तरह एक ग्लोबल नेटवर्क पर निर्भर हैं। हाँ, बिल्कुल। पर क्या लेख ये बताता है कि इस आत्मनिर्भरता का उनके सामाजिक जीवन पर क्या असर होता था? आपने कहा जीवन शैली थी। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों चीजें बहुत गहरे से जुड़ी थी। देखिए, लेख में जिक्र है कि गांवों में जीवन सरल और सादा था, पर साथ ही सामूहिकता और आपसी सहयोग की भावना बहुत मजबूत थी। अच्छा। ये सहयोग सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं थी, ये जीने के लिए जरूरी था। आप सोचिए, खेती का काम जैसे बुआई है, कटाई है, अकेले करना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, सही बात। घर बनाना है, कोई नहर खोदनी है, या मान लीजिए कोई मुश्किल वक्त आ गया, कोई आपदा आ गई, तो एक दूसरे का सहारा बनना, ये सब सामूहिक प्रयासों से ही हो पाता था। तो आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर लूं। इसका मतलब ये भी समझना था कि मैं अकेला नहीं हूं, पूरा समुदाय मेरे साथ है। तो मैं से ज्यादा हम की भावना। बिल्कुल, हम की भावना वो इसी माहौल में पनपी होगी। और शायद इसी हम की भावना को गांव का जो प्रशासन था, मतलब पंचायती व्यवस्था, वो और मजबूत करती होगी। लेख कहता है कि गांव के मसले, झगड़े, विवाद आपसी सहमति से सुलझाए जाते थे। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी हस्तक्षेप जैसे राजा या राज्य का दखल बहुत कम था इन मामलों में? बहुत हद तक। हाँ, पंचायत व्यवस्था जो है वो स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल गवर्नेंस का एक बहुत ही उल्लेखनीय उदाहरण है। ये दिखाता है कि समुदायों में अपने विवादों को अंदरूनी तौर पर सुलझाने की क्षमता थी, और शायद इच्छा भी थी। बिल्कुल, बिना किसी बाहरी या ऊपर की सत्ता के ज्यादा दखल के। जोर सजा पर उतना नहीं था जितना समझौते और सहमति पर था। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी रहा होगा। लोगों में शायद ये विश्वास ज्यादा रहा होगा कि भाई न्याय मिलेगा और समुदाय के हित को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे न केवल एकता और शांति बनी रहती थी, बल्कि लोगों को अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण महसूस होता होगा, कंट्रोल का एहसास। हाँ, ये बात तो है। और ये उस संतोष की भावना का एक बड़ा कारण हो सकता है जिसका जिक्र लेख में बार बार आता है। चलिए अब घरों की तरफ आते हैं। लेख में घरों के बारे में बताया है कि ज्यादातर स्थानीय चीजों का इस्तेमाल होता था। मिट्टी, लकड़ी, घास फूस, पत्थर। छतें भी खपरेल या फूस की। ये तो चलो समझ आता है कि ये चीजें आसानी से मिल जाती थीं। पर क्या ये सिर्फ सुविधा की बात थी या इसके पीछे कोई और सोच भी थी? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, स्थानीय सामग्री का उपयोग व्यावहारिक तो था ही, सस्ता था, आसानी से मिल जाता था, लेकिन ये शायद प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव का भी प्रतीक है। अच्छा, कैसे? आज हम बात करते हैं ना सस्टेनेबल लिविंग की। हाँ, बिल्कुल। शायद उस समय ये जीवन का एक सहज तरीका था। आप अपने पर्यावरण से ही अपनी शरण बना रहे हैं,
उसके खिलाफ जाकर नहीं। आप सोचिए, मिट्टी की दीवारें गर्मी में ठंडी रहती होंगी, सर्दी में गर्म। हाँ, ये तो होता है। फूस की छतें बारिश से बचाती होंगी। तो ये जो वास्तुकला थी, ये मौसम और माहौल के एकदम अनुकूल थी। इसमें एक तरह से प्रकृति का सम्मान झलकता है। और घरों के डिजाइन में एक चीज पर लेख खास जोर देता है, आंगन का होना। लगभग हर घर में एक खुला आंगन। हाँ, आंगन। ये मुझे बड़ा आकर्षक लगता है, क्योंकि आज के फ्लैट्स और घरों में तो ये चीज जैसे गायब ही हो गई है। उस समय आंगन का क्या महत्व था? आंगन देखिए, वो सिर्फ एक खाली जगह नहीं था, वो घर का दिल होता था, सही मायनों में। घर का दिल? हाँ, ये एक मल्टीपर्पज स्पेस था। दिन में यहाँ औरतें अनाज साफ कर रही हैं, मसाले पीस रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। शाम को शायद परिवार साथ बैठकर बातें कर रहा है, पुरुष अपने औजार ठीक कर रहे हैं या चारपाई पर आराम कर रहे हैं। तो एक तरह से लिविंग रूम जैसा? लिविंग रूम से ज्यादा, ये बाहरी दुनिया और घर के जो निजी कमरे हैं उनके बीच का हिस्सा था। सेमी प्राइवेट, सेमी पब्लिक कह सकते हैं। यहीं पर सामाजिक मेलजोल भी होता था। पड़ोसी आकर बैठ गए, कोई रिश्तेदार आ गया। अच्छा, हाँ। तो ये पारिवारिक और सामाजिक जीवन का केंद्र था। आज के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम से बहुत अलग भूमिका थी इसकी। ये उस जीवन शैली का प्रतीक है जहां परिवार और समुदाय का बहुत महत्व था, जहां जीवन सिर्फ चार दीवारी के अंदर नहीं बल्कि अंदर और बाहर फैला हुआ था। लेकिन क्या सारे घर ऐसे ही होते थे? मुझे याद है लेख में एक फर्क का भी जिक्र था। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेख ये भी बताता है कि जहां आम लोगों के घर मिट्टी, लकड़ी जैसी स्थानीय चीजों से बनते थे, वहीं जो अमीर लोग थे या साधन संपन्न लोग थे, उनके घर पक्की ईंटों के होते थे और उनमें नक्काशी और सजावट भी होती थी। अच्छा, तो ये अंतर क्या दिखाता है समाज के बारे में? ये अंतर बहुत कुछ कहता है। ये साफ दिखाता है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर भेद मौजूद था, असमानता थी। मतलब अमीर गरीब का फर्क साफ था? हाँ, बिल्कुल। सभी लोग बराबर नहीं थे और संसाधनों तक सबकी पहुंच एक जैसी नहीं थी। वास्तुकला इस सामाजिक सच्चाई को दर्शाती है। जहां एक तरफ मिट्टी के घर प्रकृति से जुड़ाव और सादगी दिखाते हैं, वहीं पक्की ईंटों के घर शायद स्थायित्व, समृद्धि और एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते थे। तो ये विरोधाभास भी उसी समाज का हिस्सा था। एक तरफ सादगी और सामूहिकता, दूसरी तरफ ये सामाजिक भेद। हाँ, समाज कभी भी पूरी तरह एक जैसा नहीं होता, जटिलताएं हमेशा रहती हैं। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें, ये आत्मनिर्भर गांव, ये सामुदायिक जीवन, प्रकृति से जुड़े घर, आंगन का महत्व और साथ ही ये सामाजिक अंतर, तो इस लेख का केंद्रीय संदेश क्या निकलता है? क्या कहना चाह रहा है ये लेख? मेरे विचार में जो केंद्रीय संदेश उभरता है वो ये है कि प्राचीन भारतीय ग्रामीण जीवन अपनी तमाम जटिलताओं के बावजूद कुछ बुनियादी मूल्यों पर टिका था। जैसे कि आत्मनिर्भरता, समुदाय पर निर्भरता या जुड़ाव कह लीजिए, प्रकृति के साथ एक तरह का सामंजस्य और एक हद तक सादगी। घर और गांव सिर्फ ईंट, पत्थर या मिट्टी, लकड़ी की संरचनाएं नहीं थे, वो इन मूल्यों के प्रतीक थे। जीवन शायद भौतिक रूप से आज जैसा आरामदायक न रहा हो, सुविधाओं की कमी रही हो, बिल्कुल रही होगी, लेकिन सामाजिक और शायद मानसिक शांति ज्यादा रही होगी, आपसी जुड़ाव मजबूत थे। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। लेख भी आखिर में यही कहता है कि जीवन साधारण था, पर उसमें एकता थी, शांति थी और संतोष की भावना गहरी थी। सही। ये आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से कितना अलग लगता है। आज हमारे पास चीजें तो शायद ज्यादा है, पर अक्सर शांति और संतोष की कमी महसूस होती है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि वो शांति और संतोष शायद आता कहाँ से था? कहाँ से? शायद आत्मनिर्भरता लोगों को अपनी नियति पर, अपनी किस्मत पर ज्यादा नियंत्रण का एहसास देती होगी। हाँ, ये हो सकता है। समुदाय जीवन, सुरक्षा और अपनेपन की भावना देता था। ये एहसास के मुश्किल में आप अकेले नहीं पड़ेंगे। प्रकृति के करीब रहने से शायद जीवन की लय थोड़ी धीमी और ज्यादा संतुलित रहती होगी और शायद भौतिक चीजों की कमी रिश्तों की मजबूती से पूरी हो जाती थी। तो ये एक अलग तरह की समृद्धि थी। बिल्कुल, भौतिक नहीं बल्कि सामाजिक और शायद आध्यात्मिक समृद्धि। तो संक्षेप में कहें तो ये लेख हमें प्राचीन भारत के गांवों और घरों के आईने में एक ऐसी जीवन शैली की झलक दिखाता है जो सादगी, आत्मनिर्भरता, समुदाय और प्रकृति के इर्द गिर्द बुनी हुई थी। हाँ, काफी हद तक। एक ऐसी दुनिया जो आज से तो बहुत अलग थी, लेकिन शायद जिसके कुछ सबक आज भी मायने रखते हैं। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा हमारे सुनने वालों के लिए। जी। इस लेख में हमने प्राचीन गांव की आत्मनिर्भरता देखी, उनके मजबूत सामुदायिक रिश्ते देखे
और प्रकृति के साथ उनका तालमेल देखा। क्या आपको लगता है कि उस जीवन शैली के कुछ तत्व या उसके पीछे के जो सिद्धांत हैं वो आज के आधुनिक समाज के लिए भी प्रासंगिक हो सकते हैं? कोई रेलेवेंस है आज? सोचने वाली बात है। हम आज जूझ रहे हैं संसाधनों की कमी से, बढ़ते शहरी अकेलेपन से, पर्यावरण के संकट से। कितनी चुनौतियां हैं। तो क्या अतीत की ये समझ कि कैसे लोग कम संसाधनों में मिलकर प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जी सकते थे, हमें भविष्य के लिए कोई रास्ता दिखा सकती है? क्या उस सादगी और संतोष में आज के लिए कोई सबक छिपा है? बिल्कुल। क्या सबक है, इस पर जरूर सोचिएगा।